नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये केरला हाईकोर्ट के एर्नाकुलम में जो अभी हमारे मिस्टर बालू हैं, इन्होंने केस पिटीशन दायर की है, उसके ऊपर है। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको 3-4 बातें कहना चाहता हूं कि बहुत हुआ डिस्कशन, ये प्रोरेटा, ये पेंशन, अभी हमारे बहुत लोगों को एवरेज कैलकुलेट करना ही नहीं आ रहा है। बहुत सी बातें रोजाना डिस्कशन में चलती रहती हैं। बहुत हो गया डिस्कशन, अब डिसीजन लेने का वक्त है। ये प्रोरेटा पे बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलिसी में प्रोरेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में बहुत क्लियर था कि 60 महीने का एवरेज लिया जाएगा। उससे पहले 12 महीने था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे 60 महीने कर दिया था। और 60 महीने करने के बाद देखिए, ईपीएफओ ने यह सर्कुलर निकाला था 1/6/2023 को। 1/6/2023 को जब यह सर्कुलर निकाला था, इसमें स्पष्ट था कि जो लोग 1/9/2014 से पहले रिटायर हुए हैं, उनके लिए 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा। लेकिन फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले पे यहां पे कोई भी बात नहीं की गई है। एंड जो लोग 2009 के बाद, 2014 के बाद, 1/9/2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको देखिए लैंग्वेज में बहुत क्लियर है। पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज मंथली पे ड्रॉन ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूटिव पीरियड ऑफ सर्विस इन द स्पैन ऑफ लास्ट 60 मंथ्स प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पेंशन फंड। यानी जिस दिन आप पेंशन फंड से आप मेंबरशिप छोड़ रहे हैं, उसके ठीक 60 महीने पहले का एवरेज लिया जाएगा। जब हमारी ये बातें बहुत क्लियर थी, तो हमें प्रोरेटा के चक्कर में, खैर फिर भी बार बार चूंकि सर्कुलर आते रहे, फिर मैं बताना चाहता हूं कि प्रोरेटा के बारे में बहुत डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन हमारी जो स्कीम है, स्कीम में 12(2) में भी स्पष्ट है। 12(2) में क्या स्पष्ट है कि फॉर्मूला ये दिया हुआ है, मंथली मेंबर्स पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। इसमें जो प्रोविजो दिया हुआ है, जिसके बारे जो प्रोरेटा के लिए दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? देखिए, प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स मंथली पेंशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन प्रोरेटा बेसिस फॉर द पेंशनेबल सर्विस अप टू द 1 सितंबर 2014 एट मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी ऑफ ₹6,500 पर मंथ एंड for period after that maximum pensionable salary of 15,000 पर मंथ। यानी जब आपकी 6500 और 1500 थी, तब यह प्रोरेटा बेसिस लागू था। आज की डेट में हमारे लिए अगस्त 2014 से पहले भी बेसिक सेम है और उसके बाद भी बेसिक सेम है। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रोरेटा हमें लागू हो। और यदि लागू हो, अब वक्त कैसे आ गया है? अब वक्त आ गया एक्शन लेने का। जिन लोगों को डिमांड लेटर मिल चुके हैं, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों को पेंशन लग चुकी है, उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग इस इंतजार में हैं कि डिमांड लेटर आने वाला है, उन्हें भी एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा मिस्टर बालू ने किया है। मिस्टर बालू, इनकी एज 60 ईयर्स है और इन्होंने अभी जो पिटीशन दायर की है, उस पिटीशन में देखिए 4 पार्टी हैं। हम बिल्कुल इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस एंड कमिश्नर और इनकी कंपनी, ये इन्होंने पिटीशन दायर की है। अब पिटीशन क्या दायर की है, तो हम सीधे ऑर्डर में चलते हैं। ऑर्डर में ही पिटीशन के बारे में लिखा हुआ है। ऑर्डर में इन्होंने जो लिखा है वो आप देखिए कि ये तो फर्स्ट में नहीं पढ़ रहा। पॉइंट नंबर 2, श्री पीएन मोहनन, ये इनके एडवोकेट है, बालू जी के एडवोकेट है ये। द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर, यानी मिस्टर बालू के एडवोकेट हैं ये। इन्होंने क्या कहा है कि इनका सुपर प्रोनाउंसिएशन हुआ था
28/2/2022, 28 फरवरी 2022. The grievances of the petitioner is that the internal circular has been issued, a copy of which is produced as exhibit P13 on 14/2. जिस 14/2/2024 के मेल की मैं इसमें उठाना नहीं चाहता, उसको बहुत बार बात कर चुके हैं. 14/2/2024 के मेल जो कि ईपीएफओ चेन्नई ने जारी किया है, हेड ऑफिस ने जारी भी नहीं किया है, उस पर इतनी चर्चा हो चुकी है कि अब लोगों के कान पक गए हैं उसको सुनते सुनते. इसी एग्जिबिट की बात इन्होंने की है कि इसमें यह डायरेक्शन आ गई है कि प्रोरेटा पेंशन लागू होगी. इससे पहले कोई ऐसा मेल नहीं था, अब ये राइटिंग में आ गया है. अब इन्होंने क्या कहा है, आगे लिखते हैं ऑर्डर में ही. अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे. पॉइंट नंबर 3 पे इन्होंने कहा है, द लर्नेड काउंसिल वुड रेफर टू द पैराग्राफ 11(4) of the pension scheme that it is submitted that executive member of the on the first day of September has been contributing to the pension exceeding 6500 at the option of the employer and employee. It is entitled to exercise a fresh option. यानी जो लोग, इन्होंने इस पैरा की बात की है कि वो हम लोग फ्रेश ऑप्शन दे सकते थे. अब हमने फ्रेश ऑप्शन दे दिया. पॉइंट नंबर 4 इनका मेन है. पॉइंट नंबर 4 पे इन्होंने लिखा है, इट इज सबमिटेड दैट लर्नेड काउंसिल दैट द पिटिशनर हैज बीन सर्व्ड एग्जिबिट P9 कि यानी डिमांड लेटर उनको मिला है कि आप 28,29,782 रुपए 28,29,782 रुपीज जमा कीजिए ऑन और बिफोर 30/4/2024. इसमें देखिए इन्होंने 3 महीने का टाइम नहीं दिया गया है कि मार्च तक इतने जमा कीजिए, फरवरी तक इतने जमा कीजिए और इतना देखिए. ऑन और बिफोर इन्होंने लिख दिया. चलो ऑन और बिफोर लिख दिया 3024, तो हम ये मान सकते हैं कभी भी जमा कीजिए. अब इट इज सबमिटेड दैट द रेस्पोंडेंट हैव कम टू द, इसी बीच में ये P13 के बारे में, जो प्रोरेटा पेंशन के बारे में इन्होंने बताया कि भाई इस तरह ये P13 आ गया सर्कुलर. ओके, अब इन्होंने देखिए, यदि 60 मंथ एवरेज लिया जाता है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यह भी सबमिट किया है उन्होंने, तो इनकी पेंशन बनती है 52,361 रुपए. और यदि प्रोरेटा लागू किया जाता है एज पर एग्जिबिट P13 यानी एज पर मेल, तो इनकी बनती है 31,161. तो इन्होंने लिखा है, दिस अकॉर्डिंग टू द लर्नेड काउंसिल कैन नॉट बी सस्टेन्ड अंडर लॉ. यानी बहुत क्लियर सी बात है कि हमें अब वक्त आ गया है कि हमें उन एक्शंस को लेने के लिए तैयार रहना होगा जिसके लिए हमने लोगों ने लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उस पर. अब कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि 28,000, यदि 28 लाख ये रेमिट कर देते हैं तो इनको कितनी पेंशन मिलेगी, ये लेके आए. मैं इसे पढ़ ही लेता हूं. द लर्नेड काउंसिल रिक्वेस्ट दैट एन एंट्री मेजर ऑफ P एग्जिबिट 13 इनका वो है जो मेल है, बी स्टेड, यानी इस पे स्टे की बाकी है. हालांकि इस पे स्टे की बाकी हमें जरूरत नहीं है. He also requests the directions to be issued in the second respondent to intimate the petitioner as the monthly pension he would be entitled if he, यानी यदि हम 28 लाख रुपए जमा करते हैं तो कितनी पेंशन के लिए एंटाइटल होंगे ये बताया जाए. The learned Estonian council submits that P exist in an internal circular and the same cannot be stayed. He seeks the adjournment to get instructions. यानी ये एक तो उन्होंने जो ईपीएफओ का एडवोकेट है, उन्होंने ये बहुत क्लियर कह दिया कि ये एक इंटरनल सर्कुलर था. इंटरनल सर्कुलर जो 14/2/2024 का है, इसको स्टे नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपने आप में सर्कुलर है ही नहीं, वो एक मेल है सिंपली. इसलिए इन्होंने जो अगली डेट है 7/3/2024, 7 मार्च को ये सबमिट करेंगे. द लर्नेड स्टैंडर्ड काउंसिल शैल फाइल द स्टेटमेंट डिटेलिंग द पेंशन अमाउंट that would be received by the petitioner if he were to remit
द अमाउंट। यानी जो ईपीएफओ का एडवोकेट है आज की वो एक स्टेटमेंट सबमिट करेगा, उसमें पूरी पेंशन का कैलकुलेशन सबमिट करेगा कि उसको कितनी पेंशन मिलेगी, ये उसे बताना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। तो मेरा कहना इस पॉइंट पे यही है कि अब वक्त आ गया है, लेट फ्लड द हाई कोर्ट्स विद रिट पिटिशंस अगेंस्ट ईपीएफओ। ईपीएफओ के खिलाफ हमें जो बिल्कुल फ्लड कर देना चाहिए। जहां जहां बैठे हुए हैं, डिमांड नोटिस शिमला में मिला है, शिमला में आप इसको चैलेंज कीजिए। डिमांड नोटिस आपको कहीं भी मिला है, उस हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए, लेकिन हाई कोर्ट में अब हमें चैलेंज करना ही पड़ेगा। देखिए, दो ही तरीके होते हैं किसी भी समाधान को लेने के लिए। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका समाधान कर दे, हमारे केस में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समाधान कर रही है। दूसरा है ईपीएफओ इसका समाधान खुद कर दे, और तीसरा है फिर हम वापस कोर्ट में जाए। तो हमारे पास पहले दो ऑप्शन बिल्कुल बेकार हैं, वो कोई कर नहीं रहे, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, ना ईपीएफओ कर रहा है। तीसरा ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है और वो है कोर्ट। यदि कोर्ट का ही ऑप्शन है तो हम क्यों एक्शन ना लें? ऐसे ही डिसीजन हाई कोर्ट्स देंगे और देने पड़ेंगे। तो मैं तो कहूंगा 17.5 लाख लोगों को जैसे जैसे डिमांड लेटर मिलता जाए, तुरंत ही हाई कोर्ट में 8-8, 10-10 लोग, 20-20 लोग मिलके, कोई बात नहीं है, पैसा खर्च होगा, होने दीजिए, पैसा यही है, पैसा हम यही कमा रहे हैं, और उसको खर्च कीजिए और हाई कोर्ट्स को बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर फ्लड होने दीजिए पिटिशंस। इसमें हमें शर्म नहीं करना चाहिए। हमें यदि रिजल्ट लेना है तो वापस हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। तो दोस्तों, ये मिस्टर बालू ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं इसकी तारीफ करूंगा कि मिस्टर बालू ने जो ये रिट दायर की है, ये बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हां, मैं आपको इसी संबंध में बता दूं कि मिस्टर मुकेश व्यास का जो इंदौर का केस है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, और उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट लगाया था और उनको कोर्ट में सबमिट करना पड़ा, और कोर्ट में उन्हें 60 मंथ सैलरी पर ही पेंशन मिली है, और उन्होंने कोर्ट में ही पैसा जमा किया है, कोर्ट ने ही पेंशन दी है उनको। पेंशन का पैसा भी, एरियर का पैसा उन्होंने कोर्ट में ही जमा किया। मिस्टर मुकेश व्यास का एग्जाम्पल सेम है हमारे पास, इसीलिए हमें कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।